बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम वर्क फॉर डे 7 से अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, विच इज़ पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स, या आप कह लीजिए कि पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में प्रॉपरली डेटिव कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा था, और मैंने आपको ये भी बताया था कि डेटिव कोवलेंट बॉन्ड इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो क्योंकि आपने ये देखा कि कोवलेंट बॉन्ड की कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, तो उसी हवाले से आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विच इज़ पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड। अब असल में सवाल ये है कि ये पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं क्या, या फिर इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा जिस वजह से इन्हें नाम दिया गया है पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, ये नाम इनको क्यों प्रोवाइड किया गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल अवेलेबल है, जो कि आपकी केमिस्ट्री की बुक पे पेज नंबर 48 पर बना हुआ है, तो उस पीरियोडिक टेबल में आपको पता है कि 118 एलिमेंट्स मौजूद हैं, जिनमें से हमारे सिलेबस में 18 एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, जो कि लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होते हैं और राइट साइड तक जाते हैं। जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने ये बात की थी कि ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के एलिमेंट्स, और वहाँ से ग्रुप नंबर 15, 16 एंड 17 के एलिमेंट्स, ये आपस में कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं और आयोनिक बॉन्ड जो है वो अपने दरमियान जनरेट करते हैं। अब स्टूडेंट्स, इनके दरमियान बाकी जो ग्रुप्स के एलिमेंट रह गए हैं वो असल में इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इस वजह से वो एलिमेंट्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं, और उसी बेस पर हमने इस टॉपिक को नाम दिया था कोवलेंट कंपाउंड्स या कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड में असल में म्यूचुअल शेयरिंग होती थी। फिर उसी की एक टाइप थी जो हमने पढ़ी थी, डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। तो इस तरह ये भी एक सिलसिला था जो चलता आ रहा था, हम एलिमेंट्स के दरमियान देख रहे थे। अब स्टूडेंट्स, बात कुछ इस तरह की है कि जब हमने कोवलेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था, तो जब हम आप कह लीजिए कि पीरियोडिक टेबल में से एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो जब कोवलेंट कंपाउंड, उनको हम नाम दे देंगे, अगर उनमें कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा, तो वो कोवलेंट बॉन्ड जो बनना है, या तो वो सेम एलिमेंट्स के दरमियान बनना है या डिफरेंट एलिमेंट्स के दरमियान बनना है। जिसको आप यूँ कह सकते हैं कि अगर वो सेम एलिमेंट्स हैं तो हम उनको होमो एटॉमिक कहेंगे, और अगर वो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो उनको हम हेट्रो एटॉमिक कहेंगे। तो असल में आज हमारा टॉपिक यही है कि हमने ये देखना है कि जो कोवलेंट बॉन्ड है, अगर वो सेम एटम्स के दरमियान बने या सेम एलिमेंट्स के दरमियान बने, उनको क्या नाम दिया जाता है, और अगर वो डिफरेंट एटम्स या एलिमेंट्स के दरमियान बने तो उनको क्या नाम दिया जाता है। तो आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपके सामने हेडिंग मेंशन की है कोवलेंट बॉन्ड, और उसके नीचे लिख दिया है नॉन पोलर एंड पोलर। देखिए, अगर तो एटम्स या एलिमेंट सेम हैं, यानी होमो एटॉमिक, अगर तो वो क्या हैं, होमो एटॉमिक, तो उस तरह के एलिमेंट्स के दरमियान जो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, उस बॉन्ड की वजह से हम उनको क्या नाम दे देंगे, नॉन पोलर। क्या नाम दे देंगे, नॉन पोलर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। और अगर कोवलेंट कंपाउंड डिफरेंट एलिमेंट्स के दरमियान बनता है, यानी हेट्रो एटॉमिक, हेट्रो एटॉमिक मीन्स डिफरेंट एलिमेंट्स या एटम्स के दरमियान बनता है, तो उन डिफरेंट एलिमेंट्स या एटम के दरमियान जो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, उस बेस पर हम उनको क्या नाम दे देंगे, पोलर। तो ये स्टूडेंट एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसको आपने याद रखना है कि व्हाट इज़ पोलर एंड व्हाट इज़
नॉन पोलर। ठीक है जी, अभी हम इनकी डेफिनेशंस की तरफ मूव करेंगे विद एग्जांपल्स, उनकी एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो हम सबसे पहले उस बात की तरफ फोकस करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा कोवलेंट बॉन्ड, मतलब ये मैंने एक सेंटेंस लिखा, कोवलेंट बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या आप कह लीजिए डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस। मतलब कि अगर कोवलेंट बॉन्ड बनना है तो वो कोवलेंट बॉन्ड क्या करेगा, वो डिपेंड्स करेगा, उसको बनने के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो असल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की उसकी ज़रूरत है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब ज़ाहिरी सी बात है, अब ये कोवलेंट बॉन्ड जो है वो आपको पता है कि दो एलिमेंट्स के दरमियान बनना है, ऐसे ही है ना, बॉन्ड दो एलिमेंट्स के दरमियान बनना है। वो एक अलग बात है कि जिन दो एलिमेंट्स के दरमियान बनना है वो एलिमेंट या तो क्या होंगे, सेम होंगे, होमो एटॉमिक, या फिर वो क्या होंगे, डिफरेंट यानी हेट्रो एटॉमिक। तो उन दोनों एलिमेंट्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखा जाएगा। ठीक है, और इसी बेस पर हमने एक और पॉइंट बनाया जिससे हम ये चीज़ मेजर कर सकते हैं कि किन कंपाउंड्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड होगा या एलिमेंट्स के, और किन एलिमेंट्स के दरमियान आयोनिक बॉन्ड होगा। तो अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ उसको आप एक समझ लीजिए कि एक रूल समझ लीजिए, और उसको आपने ऐसे ही याद करना है। ठीक है, वो क्या है कि इफ़ द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ बिटवीन टू एलिमेंट्स, यानी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ की बात की जाए या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की जाए और उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखा जाए किन में, दो एलिमेंट्स के दरमियान, और देखने पर जब आप उन दोनों का डिफरेंस निकालें दोनों एलिमेंट्स का, यानी उनको डिवाइड करें, मतलब डिवाइड से मुराद यहाँ पे ये है कि आप उन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ को आपस में माइनस करें, डिवाइड नहीं माइनस करें। ठीक है, और माइनस करने के बाद अगर उन दोनों के आंसर में जो आंसर आता है, अगर वो आंसर इज़ मोर देन 1.7, अगर वो आंसर 1.7 से ज़्यादा आता है तो द बॉन्ड बिटवीन देम विल बी आयोनिक, तो हमेशा उनके दरमियान जो बॉन्ड पाया जाएगा वो क्या होगा, आयोनिक। ठीक है, अब यहाँ तक मैं आपको एक बात बता दूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ क्या हैं। तो आपको याद होगा कि हमने अपने थर्ड चैप्टर पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी में जो लास्ट टॉपिक था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पढ़ा था, और उसी में राइट साइड पे जो पेज पे हमने उसकी ट्रेंड्स पढ़े थे, उसके टॉप पे और बॉटम पे एक ग्रुप और एक रो का आप देख सकते हैं वहाँ पर, मतलब कि कॉलम और रो बनी हुई है जिसमें एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ लिखी हुई हैं। अब आपको तमाम एलिमेंट्स की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ नहीं प्रोवाइड की जाएंगी, क्योंकि ज़ाहिरी सी बात है अभी हमारा स्टैंडर्ड 9th क्लास है, इसलिए जो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ हमें प्रोवाइड की गई हैं हमने उन्हें सिर्फ याद रखना है, और वक्त के साथ साथ वो फिर हमें सारी बता दी जाएंगी। तो बहरहाल आप वहाँ पे अगर जाएं तो आपको ये बात समझ आएगी कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ तक की बात सोडियम क्लोराइड पर देखें तो ये बात कंफर्म है कि सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा है, यानी सोडियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर है वो और क्लोरीन की जो पावर है वो, इन दोनों को आप आपस में माइनस करिए तो जो आंसर आएगा वो 1.7 से ज़्यादा आएगा, जिस वजह से इन दोनों के दरमियान आयोनिक बॉन्ड है। ठीक है, लेकिन अगर उनका डिफरेंस एलिमेंट्स का आपस में 1.7 से कम हो, क्या हो, कम हो, तो हमेशा उनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा उन दो एलिमेंट्स के दरमियान, वो बॉन्ड हमेशा कौन सा होगा, कोवलेंट। कौन सा होगा, कोवलेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें आप एग्जांपल ले लीजिए, फॉर एग्जांपल H2, क्या एग्जांपल ले लीजिए, H2, ठीक हो गया। अब H2 क्या है, ये हाइड्रोजन गैस है, अगर आप इसको दो जगह स्प्लिट करें तो ये भी हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है। अब ये बात कंफर्म है कि आप अगर कहीं से इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ पावर देखें
और उन दोनों को आपस में माइनस करें तो इनका आंसर हमेशा 1.7 से कम आएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर जो होती है वो 2.2 होती है। कितनी होती है? 2.2। तो अगर इसकी पावर इस हाइड्रोजन की 2.2 है, इसकी भी 2.2 है, या मेजर कर लेते हैं 2.2 2.2 माइनस करिए, आंसर क्या आ जाएगा? 0। अब 0 जो है 1.7 से क्या है? कम है। इस वजह से अब 1.7 की वैल्यू बड़ी है जबकि 0 क्या है? छोटा है। ऐसे ही है ना? तो अब इस वजह से, क्योंकि हाइड्रोजन के आंसर में, कंक्लूजन में आंसर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर का 0 आ रहा है, 1.7 से कम आ रहा है, इस वजह से हाइड्रोजन में फिल वक्त कौन सी बॉन्डिंग होगी? कोवलेंट। ठीक हो गया? तो स्टूडेंट्स यहाँ तक ये बातें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये बातें समझ आएंगी फिर हम आगे मूव कर सकते हैं, जो कि असल में आज का हमारा टॉपिक है। तो ये असल में इस टॉपिक की बेस है। ओके, ये आपको याद रखनी है, इसको अपने माइंड में रखिए। आइए अब स्टार्ट करते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। देखिए, मैं आपको ये बात पहले बता चुका हूँ कि नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड जो हैं वो किस में होगा? होमो एटॉमिक्स में, होमो एटम्स में। होमो मीन सेम, यानी नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो कि हमेशा होमो एटॉमिक फॉर्म में, यानी आप कह लीजिए कि सेम एटम्स में पाया जाएगा। देखिए, जब सेम एटम होंगे तो दोनों आप कह लीजिए सेम एटम्स या एलिमेंट्स, तो अगर दो एलिमेंट्स मौजूद हैं या एटम्स मौजूद हैं, वो दोनों सेम हैं, तो उनके दरमियान जो बॉन्डिंग होनी है, उस बॉन्डिंग में क्योंकि वो दोनों सेम हैं तो वो जो अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, जिसको हम शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नाम देंगे, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे उनके, क्योंकि वो दोनों एटम सेम हैं, तो सेम होने की वजह से उनके शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कांस्टेंट हो जाएंगे, यूं कह लीजिए, या फिर आप यूं कह लीजिए कि उनकी जो पावर है वो इक्वल होगी। पावर इक्वल होने की वजह से वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयरिंग जब करेंगे, किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की, तो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग वो किस तरह करेंगे? इक्वली। इक्वली का यहाँ पे मतलब ये है कि अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो फिर आपको ये वर्ड इक्वली समझ आएगा। एग्जाम्पल कुछ इस तरह की है नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड की, कि मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास फॉर एग्जांपल क्लोरीन है जिसकी बेस में 2 लगा हुआ है। क्लोरीन यहाँ पर डायटॉमिक है और एक गैस है। अब क्योंकि आप देख सकते हैं इस क्लोरीन के एटम्स क्या हैं? सेम। तो पहले हम इस बात को कंफर्म कर लें कि क्या ये होमो एटॉमिक है, सेम एटम्स रखता है, 2 एलिमेंट्स हैं या 2 एटम्स। तो यहाँ तक पहले ये बात कंफर्म है कि अगर आप इस क्लोरीन को 2 जगह स्प्लिट कर लें तो ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये दोनों एलिमेंट्स हैं, ये दोनों एटम्स हैं और ये दोनों आपस में सेम हैं। दोनों आपस में क्या है? सेम। अब सेम होने की वजह से क्या होगा? ये दोनों एलिमेंट्स अपने दरमियान क्या बनाएंगे? बॉन्ड। अब इन्होंने जब बॉन्ड बनाना है, आपको पता है इस क्लोरीन के लास्ट शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके भी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7। तो इस वजह से ये क्या करेंगे? अपना एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? शेयर करेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग के लिए, ताकि इसके भी 8 पूरे हो जाएं और उसके भी 8 पूरे हो जाएं, ऑक्टेट पूरा हो जाए कुछ देर के लिए। और ये इसकी डायग्राम मैंने क्लोरीन की आपको प्रीवियस लेक्चर में बनाकर एक्सप्लेन भी की थी, ठीक है? आप उसको देख लीजिए। डायग्राम मैं दोबारा इधर नहीं बनाऊंगा ताकि आपको ये पता हो कि जो पिछला लेक्चर दिया है वो आपने अच्छी तरह देखा भी है, आपको याद भी है, ठीक है? तो क्लोरीन के लास्ट शेल में दोनों के 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? शेयर करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन एक देगा, एक इलेक्ट्रॉन एक देगा, तो दोनों का एक पेयर बन जाएगा। तो हम नाम दे देंगे उसको शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? इलेक्ट्रॉन्स, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेयर होंगे और उनमें एक पेयर बन जाएगा। अब जो इनके दरमियान शेयरिंग हो रही है दोनों क्लोरीन के दरमियान, वो कैसी है?
तो स्टूडेंट्स वो शेयरिंग असल में इक्वल है। क्यों इक्वल है? कि जितनी क्लोरीन के पास इसके पास पावर है उतनी ही पावर इसके पास है, क्योंकि दोनों सेम हैं। दोनों क्या हैं? सेम। तो इस वजह से याद रखिएगा कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर होती है 3.2। अगर एक क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर 3.2 है तो दूसरे क्लोरीन की भी क्या है? 3.2। तो दोनों की सेम पावर है, इस वजह से दोनों इक्वली इलेक्ट्रॉन्स को आपस में क्या करेंगे? शेयर करेंगे और अट्रैक्ट करेंगे और एक दूसरे के क्लोज होकर रहेंगे। ठीक हो गया? अब आप अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर का डिफरेंस निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। जो कि हमने पहले एक बात समझी थी कि अगर आंसर आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर्स क्या है, दो एलिमेंट्स के डिफरेंस के दरमियान, हमने यही पढ़ा था ना कि दो एलिमेंट्स की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो अगर मोर देन 1.7 हो तो आयोनिक है, अगर लेस देन 1.7 हो तो कोवलेंट है। अब आप ये देखिए कि मेरे पास ये दो एलिमेंट्स हैं, इन दोनों एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ हैं उनका डिफरेंस 1.7 से क्या है? कम, विच इज़ 0। तो इस वजह से अब मुझे ये बात कंफर्म हो गई कि इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा? कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन ये एलिमेंट्स अपने दरमियान कोवलेंट बॉन्ड रखने के साथ साथ इन एलिमेंट्स को हम नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड का नाम देंगे। यानी इनके दरमियान जो बॉन्डिंग नेचर है वो है तो कोवलेंट, लेकिन फिल वक्त हम इनको नॉन पोलर का नाम देंगे या नॉन पोलर के नाम से याद रखेंगे। और उसकी बेसिक वजह जो है, जो उसकी आप कह लीजिए रीज़न है या उसकी जो इम्पॉर्टेंट बात है कि हम इनको नॉन पोलर क्यों कह रहे हैं, तो स्टूडेंट्स उसकी बेसिकली जो रीज़न है वो ये है कि ये क्या हैं? होमो एटॉमिक। होमो एटॉमिक मीन्स कि ये क्या है? ये सेम है। क्या है? सेम है। तो अब स्टूडेंट ये बात तो कंफर्म हो गई। इसकी एग्जांपल जो आप लिखेंगे वो लिखेंगे आप H2 नंबर 1 Cl2 ETC। यानी ये एग्जांपल्स हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड की। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब आप अपनी बुक के पेज नंबर 64 पर आ जाइए, जिसमें हम पढ़ेंगे पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। जी, इफ़ अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू सिमिलर एटम्स, अगर तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है दो सिमिलर एटम्स के दरमियान, यानी सेम एटम्स के दरमियान, विच इज़ होमो एटॉमिक, तो फिर आगे क्या लिखा हुआ है? एक मिनट वेट करिएगा। जी, होमो एटॉमिक, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज अट्रैक्टेड बाय बोथ द एटम्स इक्वली। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके दरमियान जिन्होंने शेयरिंग करनी है और एक पेयर बनाना है, उनको अब हम नाम दे देंगे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब वो शेयरिंग करेंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो अट्रैक्ट करते वक्त उन दोनों के दरमियान जो फोर्सेस हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी। यानी उनके दरमियान जो फोर्सेस हैं वो इक्वल होंगी, क्योंकि दोनों एटम्स क्या हैं? सेम हैं। सच टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इस तरह की बॉन्डिंग नेचर पे अब हम इस तरह के सेम यानी सिमिलर एटम्स होमो एटॉमिक को क्या नाम देते हैं? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। These bonds are formed by equal sharing of electrons। और इस तरह के बॉन्ड कैसे बनते हैं? मैंने आपको बताया, equal sharing of electrons। Equal sharing of electrons pair between the two bonding atoms। पेयर यानी उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बॉन्डिंग एटम्स यानी उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड बनाना है। ठीक है। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज आल्सो कॉल्ड अ प्योर कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपने ये बात याद रखनी है कि नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड को प्योर कोवलेंट बॉन्ड का नाम भी दिया जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है और इस एमसीक्यूज़ को आपने खुद सेपरेट भी करना है। ठीक है, आगे देखिए। फॉर एग्जांपल द बॉन्ड फॉर्मेशन इन H2 एंड Cl2। तो मैंने भी आपको यही एग्जांपल्स प्रोवाइड किए हैं, H2 एंड Cl2। ठीक है जी। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमने नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड की एक्सप्लेनेशन को अच्छी तरह देखा। अब आपने स्टूडेंट इसमें फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट 3 लाइंस
नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड तक इसकी डेफिनेशन है, और लास्ट पे फॉर एग्जांपल बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन H2 एंड Cl2 इसकी एग्जांपल है। बाकी जो बीच में मटेरियल है वो आएगा MCQs, आपने क्या करना है उसे कंप्लीट करना है। जी स्टूडेंट्स, अब ये एक बात तो हमारी कंप्लीट हो गई नॉन पोलर की। अब हम चलते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड की तरफ। जी, तो सेकंड हमारा जो पोर्शन है वो है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। देखिए स्टूडेंट्स, पोलर कोवलेंट बॉन्ड को हम पहले ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड जो बनेगा ये बनेगा असल में हेट्रो एटॉमिक कहलाएगा। यानी ये जिन एटम्स के दरमियान बनेगा वो हेट्रो होंगे। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, एटॉमिक मीन्स एटम्स। यानी पोलर कोवलेंट बॉन्ड जो है वो डिफरेंट एटम्स के दरमियान बनेगा। किसके दरमियान बनेगा? डिफरेंट एटम्स। और जब ये दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान बनेगा तो जाहिर सी बात है ये दो एटम्स होंगे या फिर दो क्या होंगे? एलिमेंट्स। और इन दोनों एलिमेंट्स के दरमियान अब जो शेयरिंग होगी किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की। और उस शेयरिंग की वजह से, उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एक पेयर बनेगा, और उसी पेयरिंग को हम क्या नाम देंगे कि जी अब इनके दरमियान बॉन्डिंग हो रही है, ये बॉन्ड बना रहे हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि इनके दरमियान जब बॉन्डिंग होगी, शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की, तो दिस शेयरिंग इज़ नॉट इक्वल। ये शेयरिंग कभी भी इक्वल नहीं होगी। ये शेयरिंग कभी भी इक्वल नहीं होगी। सवाल यह है शेयरिंग इक्वल क्यों नहीं होगी? तो उसकी रीज़न सुन लीजिए। उसकी रीज़न ये है कि इनकी शेयरिंग ना सेम होने की कि असल में ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। अब अगर ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो जाहिर सी बात है इन डिफरेंट एलिमेंट्स की आपस में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसको अब हम En से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर, वो भी इन दोनों एलिमेंट्स में क्या होगी? डिफरेंट। किन में? इन दोनों एलिमेंट्स में। अब दोनों एलिमेंट्स में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर की डिफरेंस है तो जाहिर सी बात है एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट की ज़्यादा होगी और एक की क्या होगी? कम। एक में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ज़्यादा। देखिए, जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर ज़्यादा होती है, क्या होती है? ज़्यादा, तो वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाता है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर शो करता है। ठीक है, जैसे अगर मैं थोड़ी सी बात यहीं से कंटिन्यू करूं तो अभी हम ये बात डिस्कस करके आए हैं कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर 2.2 है, जबकि क्लोरीन की क्या है? 3.2। अब अगर हाइड्रोजन डायटोमिक है, क्लोरीन डायटोमिक है, देन बोथ ऑफ देम आर गुड एग्जांपल्स ऑफ नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन अगर हम इन दोनों में से एक एक एटम ले लें तो हमारी एग्जांपल पोलर कोवलेंट बॉन्ड की सेटिस्फाई होती है। मतलब कि आप अगर इसकी एग्जांपल देखना चाहते हैं तो आप ये कहिए कि आपके पास हाइड्रोजन है जिसका एटॉमिक नंबर 1 है और उस पर डॉट आ जाएगा, प्लस आपके पास क्लोरीन है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 17, लेकिन लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7, 2 2 4 2 6 एंड 1 7। अब हाइड्रोजन और क्लोरीन इन्होंने आपस में बॉन्डिंग करनी है, तो ये बात, पहली बात तो बिल्कुल कंफर्म है, वो ये कि ये दोनों क्या हैं? हेटेरोएटॉमिक, मतलब डिफरेंट एटम्स हैं। ये दोनों एलिमेंट्स हैं जिनमें शेयरिंग होनी है, किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की। जैसे ही शेयरिंग होगी एक पेयर बन जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का और वो बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इनमें बॉन्डिंग जो है वो इक्वल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। और आप ये देख सकते हैं कि मैंने अभी बताया कि हाइड्रोजन की पावर क्या है? हाइड्रोजन की पावर है 2.2, जबकि क्लोरीन की पावर क्या है? 3.2। अब ये ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि क्लोरीन की पावर 3.2 है, यानी क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर ज़्यादा है, तो इस वजह से इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, क्योंकि ये ज़्यादा नेगेटिव है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर लगता है। जबकि हाइड्रोजन की पावर कम है तो उस पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि अगर एक नेगेटिव है तो अल्टीमेटली दूसरा जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन क्योंकि स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि
कि जब हमने आयोनिक बॉन्ड भी पढ़ा था तब भी एक पे कंप्लीट नेगेटिव और कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आया था। लेकिन याद रखिएगा कि जो कोवलेंट बॉन्ड है इनमें कंप्लीट चार्जेस नहीं होते, इनमें पार्शियल चार्जेस होते हैं। पार्शियल का मतलब हाफ, आधा चार्ज होता है, और उसी पार्शियल चार्जेस को हम एक स्पेसिफिक कह लीजिए वर्ड से प्रेजेंट करते हैं विच इज़ डेल्टा, और उसका एक स्पेसिफिक सिंबल है जो कि हमें याद करना पड़ता है। ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया किसके बारे में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेल्टा। डेल्टा को लिखने के लिए ये एक सिंबल होता है, ऐसे करके इससे प्रेजेंट किया जाता है। ये डेल्टा क्या है स्टूडेंट्स, अभी आपको बताया कि ये डेल्टा असल में एक सिंबल है जिससे आप पार्शियल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस को प्रेजेंट कर सकते हो कोवलेंट बॉन्ड में। तो ये डेल्टा पॉजिटिव भी होता है और डेल्टा नेगेटिव भी होता है। ठीक हो गया। अब जाहिर सी बात है क्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जब इनकी बॉन्डिंग होगी तो बॉन्डिंग पर ये बन जाएगा HCl। ठीक है, इनमें इस तरह बॉन्ड बन जाएगा और साथ आ जाएगी क्लोरीन। लेकिन याद रखिएगा क्लोरीन के ऊपर डेल्टा जो है वो नेगेटिव होगा, जबकि हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा क्या होगा, पॉजिटिव। क्लोरीन पर डेल्टा नेगेटिव इस वजह से है, या पार्शियल चार्ज इस वजह से है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर क्या है, ज़्यादा। उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर ज़्यादा होने की वजह से वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब ये बात तो समझ आ गई कि पार्शियल चार्जेस क्या हैं, डेल्टा क्या है। फिर अगली बात ये भी आपको समझ आ गई है कि अगर आप इनका आपस में डिफरेंस करेंगे तो क्लोरीन की वैल्यू 3.2 है, हाइड्रोजन की वैल्यू 2.2 है। इसको माइनस करिए, 2 में से 2 जाएगा तो आपके पास अल्टीमेटली 0 आ जाएगा, पॉइंट का पॉइंट। 3 में से 2 जाएगा 1। देखिए आंसर क्या है, 1.0। हमने यहाँ पे पढ़ा था कि अगर 1.7 से कम है तो बॉन्ड क्या होगा, कोवलेंट। तो अब जाहिर सी बात है 1.0 जो है वो 1.7 से क्या है, कम, छोटा है। तो इस वजह से इस वक्त ये बात तो कंफर्म है कि HCl के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा, वो बॉन्ड कोवलेंट होगा। लेकिन इस कोवलेंट बॉन्ड में ये बात आपने याद रखनी है कि क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज इस वजह से आया है क्योंकि क्लोरीन का जो स्ट्रक्चर है, क्लोरीन की जो बॉन्डिंग नेचर है, क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। क्योंकि हाइड्रोजन पे कम है तो उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अब अगली बात यह है कि क्लोरीन क्योंकि नेगेटिव है तो वो हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, लेकिन वो अट्रैक्शन जो है वो इक्वल नहीं होगी, नॉट इक्वल। एक में अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, एक में कम होगी, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो यहाँ पर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर क्या होगी, ज़्यादा, क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज है। इस वजह से क्लोरीन हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आएंगे और उनके दरमियान बॉन्ड बन जाएगा विच इज़ कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन क्योंकि ये स्ट्रक्चर में, क्योंकि ये आपस में दोनों एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड। यानी इनके दरमियान जो बॉन्डिंग बनेगी उस बॉन्डिंग नेचर पे हम इनको पोलर कोवलेंट बॉन्ड का नाम देंगे। जी स्टूडेंट्स, अब आप आ सकते हैं पेज नंबर 64 पे। सेम जहाँ तक रीडिंग छोड़ी थी हमने उसी के आगे से हम रीडिंग को कंटिन्यू करेंगे। इफ़ द कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, अगर वो कोवलेंट बॉन्ड दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान बनता है यानी हेट्रो एटम्स, देन द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट बी अट्रैक्टेड इक्वली। तो उनके दरमियान जो बॉन्डिंग हुई है वो कभी भी इक्वली अट्रैक्ट नहीं होंगे एक दूसरे से बाय द बॉन्डिंग एटम्स। वन ऑफ द एटम विल अट्रैक्ट द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर स्ट्रॉन्गरली देन द अदर वन, एक ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा कंपैरेटिवली दूसरे के। दिस एटम विल बी कॉल्ड एज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जो ज़्यादा स्ट्रॉन्गरली अट्रैक्ट करेगा वो क्या कहलाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जैसे मेरी एग्जांपल जो मैंने आपको दी या जो बुक में है उसमें क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा से मुराद के हाइड्रोजन से, विच इज़ 3.2। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर ज़्यादा है तो ये स्ट्रॉन्गरली अट्रैक्ट करेगा दूसरे को अपनी तरफ और ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कहलाएगा। ठीक है जी।
When there is difference of electronegativity between two covalently bonded atoms, there will be unequal attraction for the bond pair of electrons. यानी जब उनमें जाहिरी सी बात है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर डिफरेंस है, उसमें डिफरेंट है, वो इक्वली अट्रैक्ट नहीं हो रहे, तो उनकी अट्रैक्शन भी क्या होगी, इक्वली अट्रैक्ट नहीं होगी, उसमें कुछ डिफरेंस होगा. Electrons between such atoms, it will result in the formation of polar covalent bond. और इसी डिफरेंस की वजह से उनके दरमियान कौन सा बॉन्ड बनेगा, पोलर. The difference between the electronegativities of hydrogen and chlorine is 1.0. ये मैं आपको बता चुका हूँ कि वो कैसे ज़ीरो आई, 1.0. As the electronegativity of chlorine is more, हमें पता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, which is 3.2. It attract the shared pair of electron towards itself with a greater force. तो क्लोरीन ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा दूसरे को अपनी तरफ खींचने में, जिस वजह से एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज इज देयरफॉर क्रिएटेड ऑन क्लोरीन. तो उस पर क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज. तो आप ये देख सकते हैं कि क्लोरीन पर कौन सा चार्ज आ गया, पार्शियल नेगेटिव. इस पार्शियल को हम डेल्टा के नाम से याद रखते हैं और ये इसके साइंस हैं. ठीक है जी. और पार्शियल का मतलब मैंने आपको बताया था, पार्शियल का मतलब क्या होता है, हाफ. ठीक है. अच्छा, विद अ ग्रेटर फोर्स, ओके, क्लोरीन एंड इज टर्न अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से हाइड्रोजन के ऊपर जाहिर सी बात है अल्टीमेटली कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव. जी. इट क्रिएट्स पोलैरिटी इन द बॉन्ड एंड इट इज़ कॉल्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड. पोलैरिटी यानी उनमें पोलैरिटी मतलब वो पोलर बन जाएंगे, जिसकी वजह से वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे. नीचे जो आपको एक इक्वेशन लिखी हुई नज़र आ रही है वो होपफुली आपको लिखना आती होगी. उसके नीचे आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर्स भी मिल जाएंगी और आपको हाइड्रोजन और क्लोरीन के ऊपर डेल्टा चार्जेस भी नज़र आ रहे हैं, या जिनको पार्शियल चार्जेस का नाम दिया जा रहा है. अब आगे मूव करते हैं. The delta sign indicates partial positive or negative charges that is developed due to unequal sharing of shared pair of electrons. यानी जितने भी shared pair of electrons हैं उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से उनके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं पार्शियल, जिनको डेल्टा भी कहा जा रहा है. मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, जो कि पार्शियल पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी. तो हम इसको ऐसे लिखते हैं कि ये पार्शियल पॉजिटिव है जबकि ये पार्शियल नेगेटिव है. ठीक है जी. कहते हैं द कंपाउंड्स रिजल्टिंग फ्रॉम पोलर कोवलेंट बॉन्ड आर कॉल्ड पोलर कंपाउंड्स. अब देखिए, एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, इन्होंने मिलकर क्या बना लेना है, एक कंपाउंड, या फिर वो बना लेना है जो कि असल में आपके चैप्टर का नाम है, यानी मॉलिक्यूल. तो असल में ये सारा स्ट्रक्चर जो भी हमने डिस्कस किया है ये स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल है. एक मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर की हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं जो कि असल में आपके चैप्टर का नेम भी है. आप इसको मॉलिक्यूल भी बुला सकते हैं, आप इसको कंपाउंड भी बुला सकते हैं. ठीक है. अब नीचे कुछ उन्होंने एग्जांपल दिए हैं, जैसे वाटर है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है. ये तीन एग्जांपल्स उन्होंने बनाकर ये बताने की कोशिश की है कि इन तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर 1.7 से कम है, जिस वजह से इनमें कोवलेंट बॉन्ड है. और क्योंकि इनके एटम्स या एलिमेंट एक दूसरे से डिफरेंट हैं, दैट्स वाई दे आर पोलर. और पोलर होने की वजह से इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस हैं, और उन्हीं चार्जेस को उन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, उनको बनाया हुआ है. ठीक है जी. By using electronegativity values, it is possible to predict whether a chemical bond will be ionic or covalent in nature. यानी इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, और ये वही बात अब स्टार्ट होने वाली है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई. क्या कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी ज़्यादा कि कोवलेंट बॉन्ड उस पर डिपेंड करता है. मैंने इधर सिर्फ वर्ड कोवलेंट बॉन्ड इसलिए लिखा है क्योंकि असल में हमारा जो मेजर टॉपिक है वो कोवलेंट बॉन्ड का. अगर आयोनिक का होता तो आयोनिक बॉन्ड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर. ठीक है जी. अ बॉन्ड बिटवीन
एलिमेंट्स ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी हेलोजेंस और एलिमेंट ऑफ लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी अल्कली मेटल्स आर आयोनिक इन नेचर। ये इन्होंने असल में ये बताने की कोशिश की है कि जो अल्कली मेटल्स हैं यानी ग्रुप नंबर 1 और हेलोजेंस यानी ग्रुप नंबर 17, इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इनके दरमियान आयोनिक बॉन्ड बनता है। और यही बात मैंने आपको बताई है। जैसे आप इधर देख सकते हैं कि सोडियम ग्रुप 1 से बिलोंग करती है, क्लोरीन ग्रुप नंबर 17 से। अब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है विच इज़ 3.2, तो ये इसके ऊपर इसी वजह से कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आता है उस टॉपिक में, आयोनिक में। जबकि सोडियम पे क्या चार्ज आता है? कंप्लीट पॉजिटिव। इट मीन्स दैट कि सोडियम के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस वजह से है क्योंकि उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर जो है उसकी वो क्लोरीन से क्या है? कम। ठीक हो गया? देयर इज़ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन दैम। ये बात आपको पहले भी पता है, ये आयोनिक बॉन्ड की डेफिनेशन है। द बॉन्ड बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ comparable electronegativities will be covalent in nature as the bond between carbon and hydrogen। यानी अब वो ये बता रहा है कि जो कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ हैं जिनकी कंपैरिजन करना है, उनमें अब उन्होंने एग्जांपल दे दिया लाइक मीथेन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया एट्सेट्रा। उन्होंने ये बात यहाँ पे कर दी है। अब स्टूडेंट्स आगे जो 3 लाइंस या 3 लाइंस आपको लिखी हुई नज़र आ रही हैं, आपको नज़र आ रहा होगा कि इनका राइटिंग मेथड या जो इसको लिखा गया है वो इटैलिक्स में लिखा गया है। ठीक है, तिरछी राइटिंग है, बाकी जो आप कह लीजिए थ्योरी से बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये 3 जो लाइंस यहाँ पे लिखी गई हैं ये असल में यही लाइंस हैं जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर दो एलिमेंट्स के दरमियान बॉन्डिंग हो रही है और उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 1.7 से कम है, उन दोनों का डिफरेंस निकालने के बाद तो बॉन्ड कोवलेंट होगा, और अगर डिफरेंस निकालने के बाद उनकी वैल्यू 1.7 से ज़्यादा है तो उनमें बॉन्ड आयोनिक होगा। तो ये स्टूडेंट असल में आज आपका टॉपिक था विच इज़ पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। होपफुली आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। एंड स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है पोलर कोवलेंट बॉन्ड का। आपने पोलर कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन लिखनी है, फिर 3rd पैराग्राफ एज अ एक्सप्लेनेशन, उसके साथ नीचे एक इक्वेशन, उसके साथ डेल्टा के बारे में आप राइट करेंगे, और फिर एग्जांपल्स के तौर पे आप वाटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो बना देंगे। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। एल्स पोलर एंड नॉन पोलर का डिफरेंस में शॉर्ट आता है, आपने सिर्फ डेफिनेशन एग्जांपल लिख देनी है। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेलिवेंट टू MCQs। इसमें से MCQs कई बार आए भी हुए हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर ऑफ क्लोरीन, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इस तरह करके इसमें से MCQs हैं। तो स्टूडेंट्स आपने इसमें से MCQs को ख़ुद सेपरेट करना है। तो आज स्टूडेंट हम अपना वर्क फॉर डे 7 यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम वर्क फॉर डे 8 से अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे विच इज़ मेटेलिक बॉन्ड। स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में प्रॉपरली पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कशन की थी, और हमने ये बात अच्छी तरह समझ ली थी कि कोवलेंट बॉन्ड पोलर किस में होगा और कोवलेंट बॉन्ड नॉन पोलर किस में होगा, और किस तरह के एलिमेंट्स या कह लीजिए कि एटम्स हैं जिनमें ये बॉन्डिंग नेचर पाई जाएगी। तो अगर हम ये बात करें कि हमने स्टार्टअप जब लिया था तो हमने ये बात की थी इस चैप्टर के कि हम आयोनिक बॉन्ड पढ़ेंगे, जो अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ चुके हैं। फिर हमने कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा, फिर हमने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड विच इज़ आल्सो कॉल्ड डेटिव कोवलेंट बॉन्ड उसके बारे में पढ़ा। तो आज स्टूडेंट हमारा उस हवाले से आप कह लीजिए जो केमिकल बॉन्ड है उस हवाले से आज हमारा लास्ट टॉपिक है विच इज़ मेटेलिक बॉन्ड। ये भी स्टूडेंट एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और एक समझने वाला टॉपिक है, जिस वजह से मैंने इसकी डायग्राम भी सामने मेंशन की है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, जब मेटेलिक बॉन्ड का लफ्ज़ मैंने यूज़ किया तो आपके माइंड में जो सबसे पहले चीज़ आनी चाहिए इट इज़ मेटल, यानी मेटेलिक बॉन्ड्स किन के दरमियान बनेगा?
मेटल्स के दरमियान। ठीक है, वो मेटल्स जो हैं वो हैवी मेटल्स भी हो सकती हैं, लाइट मेटल्स भी हो सकती हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं और कुछ एडिशनल पॉइंट्स एज अ इंफॉर्मेशन मैंने ऐड किए हैं ताकि आपको ये टॉपिक समझ आ सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हम इसकी डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं कि व्हाट इज़ मेटालिक बॉन्ड। तो पहले तो आपको एक बात बता दी गई है कि मेटालिक बॉन्ड किसके दरमियान होगा, मेटल्स के दरमियान। तो हमने मेटल से रेलिवेंट कुछ बातें पहले डिस्कस करनी है। पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर उसकी तरफ मूव करते हैं। देखिए, अ बॉन्ड फॉर्म्ड यानी जो बनता है बिटवीन, दरमियान किसके, मेटल एटम्स, किसके दरमियान, मेटल के एटम्स के दरमियान। और फिर आगे एक बात लिखी गई है ब्रैकेट में, पॉजिटिवली चार्ज्ड आइंस, कि वो मेटल एटम्स क्या होंगे, पॉजिटिवली चार्ज्ड आइंस। सवाल यह है कि वो पॉजिटिवली चार्ज्ड आइन क्यों होंगे। तो मैं ये डेफिनेशन कंप्लीट करके आपको ये बात बताता हूँ। कहते हैं अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल एटम्स पॉजिटिवली चार्ज आइंस। थोड़ी सी रीज़न उन्होंने बताई, ड्यू टू दी मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यानी कहने का मकसद क्या हुआ, देखिए डेफिनेशन को समझाने का मकसद ये होता है कि हमें ये पता चल जाए कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है क्या चीज़। तो असल में यहाँ पर उन्होंने जो इतनी डिटेल में ये डेफिनेशन दी है, उनका कहने का मकसद ये है कि आपके पास जो मेटल एटम्स हैं, अगर वो मेटल एटम्स पॉजिटिवली चार्ज आइंस बन जाएं। अब मेटल कब पॉजिटिवली चार्ज बनती है, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है। देखिए, अगर एक मेटल है, वो मेटल अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी, तो जाहिर सी बात है अब वो मेटल एटम नहीं रहेगी, वो मेटल एटम से क्या बन जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज्ड आइन बन जाएगी। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया है वो उसके सराउंडिंग में आ जाएगा, उसके इर्द गिर्द रहेगा। तो हम कहेंगे कि उसके इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन है वो इस वक्त क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन, विच इज़ आल्सो कॉल्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया जी। अब इसी से रेलिवेंट अगला पॉइंट एडिशनल है कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जितनी भी मेटल्स हैं, उन मेटल्स के पास टेंडेंसी है, वो इस काबिलियत को रखती हैं कि वो अपने अंदर से ईज़िली लूज़ करवा देती हैं किनको, इलेक्ट्रॉन्स को। जब ईज़िली वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करवा देती हैं तो वो ख़ुद क्या बन जाती हैं, कैटआयंस। कैटआयंस मतलब कि उनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे कॉपर है, तो कॉपर एक मेटल है, कॉपर अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करती है और कॉपर आयन बन जाती है, विच इज़ कैटआयन। जिंक भी अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करती है और जिंक मेटल जो है वो 2 कैटआयंस बना देती है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके सोडियम एक जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो कैटआयन बन जाता है। अब स्टूडेंट्स, आप ये देख रहे हैं कि जितनी भी मेटल्स हैं, उन मेटल्स ने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया और ख़ुद क्या बन गए, पॉजिटिवली चार्ज्ड आइंस। किस वजह से बने, ड्यू टू मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, यानी उन्होंने अपने जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो अपने अंदर से लूज़ करवा दिए, अपने अंदर से निकाल दिए, और वही इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन के उनके सराउंडिंग्स में मौजूद थे। ठीक हो गया। अब इसी चीज़ को देखने के लिए मैंने ये डायग्राम जो है, ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। ये डायग्राम आप समझ लीजिए, कोई भी मेटल है, एक मेटल स्ट्रिप है आपके पास, यानी एक लोहे की धात है। ठीक है, एक धात है, लोहा है। फॉर एग्जांपल ये एक स्ट्रिप है, ये सारे लोहे से बनी हुई है, मेटल से। अब इस मेटल की जो स्ट्रिप है, इसके अंदर लाखों करोड़ों एटम्स होंगे, मिलियन ऑफ एटम्स होंगे। ऐसा ही है। अब जितने भी एटम्स हैं वो तमाम के तमाम एटम्स, मिलियन ऑफ एटम्स क्या करेंगे, इसी प्रॉपर्टी को कॉपी करेंगे। क्या कि वो मिलियन ऑफ एटम्स मेटल्स के वो इस टेंडेंसी को रखते हैं कि वो लूज़ करवा देंगे इलेक्ट्रॉन्स, और वो तमाम की तमाम मेटल्स जो हैं वो क्या बन जाएंगी, कैटआयंस। तो आइए इसी स्ट्रक्चर को देखते हैं। अब आप ये गौर करिए तो आपको पॉजिटिव साइन रेड मार्कर से नज़र आ रहे होंगे। इट इज़ द न्यूक्लियस ऑफ मेटल। ठीक हो गया। और आपको इसके सराउंडिंग्स में डॉटेड फॉर्म में डॉट्स बने हुए नज़र आ रही हैं। असल में ये डॉट्स क्या हैं, मैं आपको ये बता दूं कि ये जितने भी डॉट हैं ये असल में इलेक्ट्रॉन्स हैं।
ये वो तमाम के तमाम फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इधर मौजूद हर न्यूक्लियस यानी एटम जो कि मेटल का है उसने लूज़ करवाया हुआ है, जिस वजह से आपको ये नज़र आ रहा है कि ये पूरे की पूरी जो स्ट्रिप है ये इलेक्ट्रॉन से भरी हुई है। और आपको ये नज़र आ रहे हैं कि सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एंड स्टूडेंट ये बात याद रखिएगा कि जब एक फॉर एग्जांपल आप इस न्यूक्लियस की बात करिए और इसकी बात करिए, इसने भी इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ किया हुआ है क्योंकि ये एक एटम है, इसने भी इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ किया है। अब इन्होंने जिन इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ किया है वो इनके सराउंडिंग्स में है, लेकिन कोई भी इलेक्ट्रॉन जाकर पर्सनली दूसरे न्यूक्लियस के करीब जाकर उसके साथ अटैच नहीं होता, बल्कि ये इधर ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इधर ही जिग-जैग मूव करते रहते हैं। मूवमेंट क्यों होती रहती है? उसकी रीज़न ये है कि फॉर एग्जांपल ये एक इलेक्ट्रॉन है जो कि इस न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन वो अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा इतनी देर तक ये इस न्यूक्लियस ने इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा इतनी देर तक ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा। इस तरह ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये मूव करते रहेंगे। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फिल वक्त इसके अंदर इस तरह की कंडीशन में अवेलेबल होंगे। ठीक है जी। तो ये स्टूडेंट असल में ये आपका कह लीजिए कि टॉपिक है मेटालिक बॉन्ड का। अभी तक तो सिर्फ हमने डेफिनेशन और डायग्राम को देखा, अब हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, लेकिन एक्सप्लेनेशन में जाने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में रीड कर लेते हैं। आप इसके लिए अपनी बुक के पेज नंबर 65 पे आ जाइए। मेटालिक बॉन्ड। द मेटालिक बॉन्ड इज डिफाइंड एज अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द मेटल एटम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स, ये वही डेफिनेशन है। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ने लगे हैं, देखिएगा। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, कि इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट भी आप जानते हैं किसी भी सॉलिड का लिक्विड स्टेट के साथ को एग्जिस्ट रहना, इट इज़ कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। और किसी लिक्विड का गैसियस स्टेट में या गैसियस स्टेट में को एग्जिस्ट रहना, इट इज़ कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं मेटालिक बॉन्ड में, क्योंकि मेटालिक बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इनको तोड़ने में एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है हीट फॉर्म में, और वही एनर्जी असल में आपके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है तो इस वजह से इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है गुड कंडक्टर्स या गुड कंडक्शंस ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखिए इनमें क्योंकि फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको ज़रूरत होती है कि बाहर से इन्हें कोई एक्सटर्नल सोर्स मिले। जैसे इनके साथ हम इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी इनमें से इजीली पास कर जाती है, क्योंकि वो भी चार्जेस होते हैं और इसके अंदर भी चार्जेस मौजूद हैं। तो इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इजीली पास कर जाती है। दैट्स वाई इनको हम गुड कंडक्शंस का नाम देते हैं। अगर मेटल हो तो उसके लिए वर्ड कंडक्टर यूज़ होता है कि ये कंडक्टर है, और अगर इस कंडक्टर में से इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाएगी तो इसको हम कहेंगे कि ये गुड कंडक्शन कर सकता है, यानी ये गुड कंडक्शन कर रहा है, यानी करंट को पास होने दे रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दे आर हार्ड एंड हैवी। देखिए जितनी भी मेटल्स हैं ये हार्ड होती हैं, सख्त होती हैं। हैवी मीन्स कि इनका वेट बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है जी सजेस्ट एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड बिटवीन एटम्स ऑफ मेटल, कि ये जब एग्जिस्ट करती हैं, ये पाई जाती हैं, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग में पाई जाती हैं। जिस तरह आप ये कह लीजिए कि ग्रुप 1 मेटल है, लेकिन जब वो किसी नॉन मेटल के साथ मिलती है तो वो कौन सा बॉन्ड बना लेती है? आयोनिक। इधर आप देख सकते हैं कि सोडियम क्लोरीन के साथ जब बॉन्डिंग नेचर करती है तो नो डाउट सोडियम एक मेटल है, लेकिन इस वक्त एग्जिस्टेंस के लिए, रहने के लिए, वजूद में आने के लिए वो कौन सा बॉन्ड बना रही है? आयोनिक। इसी तरह अगर दो जिंक के एटम्स ले लिए जाएं तो दोनों जिंक आपस में कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? मेटेलिक। कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? मेटेलिक। इट मीन्स दैट जितने भी मेटल्स हैं वो इस प्रॉपर्टी को रखती हैं कि वो एक से ज़्यादा बॉन्डिंग नेचर अपने पास रखती हैं, कि वो आयनिक बॉन्ड भी बना सकती हैं, मेटेलिक बॉन्ड भी बना सकती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग को अपने अंदर रख सकती हैं और इस प्रैक्टिस को परफॉर्म कर सकती हैं। ठीक हो गया जी।
तो यहाँ तक तो स्टूडेंट मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक आपको मेटेलिक बॉन्ड की समझ आ चुकी है, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप यूँ समझ लीजिए कि अगर आपने थर्ड चैप्टर पीरियोडिक टेबल अच्छी तरह समझा हुआ है, मेरे लेक्चर्स आपने सुने हुए हैं, तो आपको फिर इसकी एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। देखिए उन्होंने बात स्टार्ट की है इन केस ऑफ मेटल्स, नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मैंने क्या किया है कि मैंने एक सिंपल सी एग्जांपल ले ली है सोडियम, जो कि आपको समझ भी आए। तो आइए इससे स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन को। देखिए सोडियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप देख सकते हैं कि इसके वैलेंस शेल में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं कि रूल के मुताबिक ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, लूज। ठीक है, आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन लूज करती है मेटल, जब इलेक्ट्रॉन लूज करती है मेटल, तो मेटल के पास ये प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रॉन इसलिए लूज करती है क्योंकि पहली बात ये है कि उसके वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो अट्रैक्शन है किसके साथ, न्यूक्लियस के साथ, सेंटर में जो न्यूक्लियस है वो पहले ही क्या होती है, लो, कम होती है अट्रैक्शन। आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियस ये और लास्ट में वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन ये है, इनमें अट्रैक्शन कम है। इनर शेल की इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स की जो आप कह लीजिए कि अट्रैक्शन है वो हाई है, जबकि वैलेंस शेल के साथ अट्रैक्शन क्या है, लो। जब अट्रैक्शन कम है तो न्यूक्लियस उसको स्ट्रॉन्गरली अट्रैक्ट करके नहीं रख सकता। इसी वजह से वैलेंस शेल में से जो मेटल है हम क्या करते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी को लगाते हैं। क्या लगाते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। या आपने पढ़ा था ना, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, यानी वैलेंस शेल में से अगर आपने इलेक्ट्रॉन को निकलवाना है हीट प्रोवाइड करके, तो आपको आयोनाइजेशन एनर्जी की फॉर्म में निकलवाना पड़ता है। तो देखिए क्योंकि आपको ये बात नज़र आ रही है कि इसका साइज़ भी क्या है, इसका साइज़ बड़ा है। साइज़ बड़ा होने की रीज़न एक ही होती है, ये हमने पहले भी पढ़ी थी, वो क्या थी, शेल्स। ठीक है, आपको नज़र आ रहा है कि इसके शेल्स भी क्या हैं, ज़्यादा हैं। अब यहाँ से सुनिएगा, जब शेल्स ज़्यादा हैं तो साइज़ बड़ा है, साइज़ बड़ा है तो अल्टीमेटली अगर साइज़ बड़ा होता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज़। ये आपने ट्रेंड में पढ़ा था, ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, कि अगर साइज़ बड़ा होगा, साइज़ बड़ा होने की वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वजह जो है बेसिकली वो ये है कि नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ हो रहे हैं और फिर आपकी एनर्जी कम लगेगी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम। ठीक है, तो ये तमाम तर वो बातें हैं जिसकी वजह से इस मेटल को क्या करना पड़ेगा, अपना जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो बात स्टूडेंट मैंने की सोडियम की। अगर आप किसी ट्रांजिशन मेटल की बात करें, ठीक है, जैसे मैंने नीचे एग्जांपल लिखी है कॉपर एंड जिंक की, मैं कहता हूँ कि ये एक जिंक की स्ट्रिप है। ठीक है, उस स्ट्रिप में मिलियंस ऑफ एटम ऑफ जिंक अवेलेबल है, तो वो तमाम के तमाम जिंक के जो एटम्स हैं वो इन प्रॉपर्टीज़ को कॉपी करेंगे, यानी उनके वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन लूज़ होगा। लूज़ होने की वजह से जो वजह है वो ये है कि वैलेंस शेल की प्रॉपर अट्रैक्शन नहीं है न्यूक्लियस के साथ, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, उनका साइज़ बड़ा होगा, नंबर ऑफ़ शेल्स ज़्यादा होंगे। तो ये तमाम तर बातों के बाद इन शॉर्ट वो जो है वो अपने अंदर से मिलियन ऑफ जिंक अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को क्या करवा देंगे, लूज़। अब जितने भी आप कह लीजिए जिंक की मैंने बात की लाइक मिलियंस, तो वो तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उसके मेटल्स के सराउंडिंग्स आ जाएंगे। अब जब ये सराउंडिंग आ जाएंगे तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि एक पूल बन जाएगा जिसको हम नाम देंगे कॉमन पूल। ये कॉमन पूल बन जाएगा। आप इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह ले लीजिए कि एक समंदर है, ओशन, उसमें पानी है, वो पूरी तरह पानी से भरा हुआ है। तो वाटर जो है वो आप समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उसमें आप समझिए कि 15 से 20 बच्चे हैं, किड्स हैं जो कि उसमें स्विमिंग कर रहे हैं, नहा रहे हैं। तो वो तमाम के तमाम 15 से 20 किड्स जो हैं वो क्या हैं, न्यूक्लियस।
ठीक है। तो अब ये जितने भी न्यूक्लियस हैं यानी बच्चे हैं वो तमाम के तमाम इन इलेक्ट्रॉन्स के सराउंडिंग ही हैं, यूं कह लीजिए, या इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के सराउंडिंग्स हैं। कि जितना भी पानी है ओशन का, ओशन या पूल कह लीजिए ना, असल में वर्ड हमने पूल यूज़ किया है, मैं उसको ओशन कह रहा हूँ, ओशन नहीं हम पूल कहेंगे, कॉमन पूल। तो उस पूल में पानी है, तालाब है, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर है जिसमें बच्चे जो है वो स्विमिंग कर रहे हैं। तो जब वो बच्चे स्विमिंग करेंगे तो जाहिर सी बात है पानी उनके इर्द गिर्द ही रहेगा। लेकिन जब भी बच्चे मूवमेंट करेंगे, मूवमेंट करते वक्त पानी की जो लेयर्स बनेंगी, ज़रूरी नहीं है कि वो एक स्पेसिफिक बच्चे के पास जाएंगी, वो लेयर्स सबके पास भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकती हैं, सबके पास नहीं भी जा सकती, इस तरह की कंडीशंस बनेंगी। तो इस तरह ही जितना भी जिंक है आप कह लीजिए वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा, वो तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इनके सराउंडिंग्स आ जाएंगे और वो इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या होगा, अब आखिर में ये होगा कि जितने भी न्यूक्लियस हैं अब वो क्या करेंगे, वो तमाम की तमाम क्योंकि मेटल्स हैं तो इस वजह से ये जितने पॉजिटिव चार्जेस न्यूक्लियस हैं ये तमाम के दरमियान अपने दरमियान बॉन्डिंग बनाना शुरू कर देंगे, विच इज़ कॉल्ड मेटेलिक बॉन्ड। तो ये असल में स्टूडेंट आपका टॉपिक है मेटेलिक बॉन्ड का। ठीक है जी, आइए अब इसकी एक्सप्लेनेशन को रीड कर लेते हैं। पेज नंबर 65 सेकेंड पैराग्राफ। इन केस ऑफ मेटल्स होल्ड ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स इज़ वीक। क्या होता है, न्यूक्लियस का आखिरी शेल के साथ जो अट्रैक्शन है वो वीक होता है। वजह क्या है, बिकॉज ऑफ लाइट चार्ज ऑफ एटम and greater number of shells in between the nucleus and the outermost electrons। वही बात जो मैंने आपको यहाँ पे समझाई कि शेल ज़्यादा होंगे, साइज़ ज़्यादा होगा, साइज़ ज़्यादा या बड़ा होने की वजह से न्यूक्लियस और आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम। फर्दर मोर, इसके साथ साथ बिकॉज ऑफ लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल मेटल हैव द टेंडेंसी टू लूज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ईजीली। कि जाहिर सी बात है साइज़ बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन निकालना भी क्या है, आसान। तो आपके पास जो पोटेंशियल है आयोनाइजेशन एनर्जी का वो भी क्या होगा, लो यानी डिक्रीज। तो इस वजह से मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन को क्या करवा देंगी, लूज। ठीक हो गया जी। अब रिजल्टेंटली इसका रिजल्ट क्या होगा जब इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाएंगे, तो रिजल्टेंटली दीज लूज और फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल द मेटल एटम्स, जितनी भी मेटल के एटम्स हैं वो तमाम के तमाम मूव फ्रीली इन द स्पेस बिटवीन एटम्स ऑफ द मेटल। वो उसी स्पेस के इर्द गिर्द घूमना स्टार्ट कर देंगे जो उन मेटल के एटम्स के दरमियान थी, जिस तरह ये आपको नज़र आ रही है। नन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन इज अटैच टू एन पर्टिकुलर एटम। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी पर्टिकुलर एटम के साथ अटैच नहीं होगा। ईदर दे बिलोंग टू अ कॉमन पूल, बल्कि वो एक किससे बिलोंग करेंगे, कॉमन पूल, एक जैसा पूल कंसीडर होगा, और बिलोंग टू ऑल द एटम्स ऑफ दैट मेटल। न्यूक्लियाई ऑफ मेटल, देखिए वर्ड न्यूक्लियाई मीन्स द प्लूरल ऑफ न्यूक्लियस। अब यहाँ पर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हैं, दैट्स वाई यहाँ पे वर्ड न्यूक्लियाई यूज़ हुआ है कि न्यूक्लियाई ऑफ मेटल एटम्स अपीयर सबमर्ज इन सी ऑफ दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कि आपको नज़र आ रहा होगा उन्होंने अब ओशन की यानी सी की एक एग्जांपल दी है कि जिस तरह समंदर में पानी होता है और बाकी उसमें मटेरियल्स गिरे होते हैं, चीज़ें वगैरह, उसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारा इट इज़ लाइक अ स्ट्रक्चर ऑफ सी। ठीक है, समंदर का पानी, उसमें आपको इस तरह ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जिसमें समंदर का पानी को उसने समंदर के पानी को फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिजेंबल किया। These free electrons are responsible for holding the atoms of metal together to forming a metallic bond। तो यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके सराउंडिंग्स में रहेंगे और इनको एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करके रखेंगे, एक दूसरे की तरफ पकड़ कर रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे, जिसकी वजह से इनके दरमियान एक बॉन्ड बनेगा विच इज़ कॉल्ड मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है जी, तो ये स्टूडेंट असल में आपका टॉपिक था मेटेलिक बॉन्ड का। अब आपने इसका लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे परफॉर्म करना है कि फर्स्ट 2 लाइंस इसकी डेफिनेशन, सेकंड पैराग्राफ पे आप एक्सप्लेनेशन की हेडिंग बनाएंगे और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे जो डायग्राम है आप वो ड्रॉ करेंगे। तो ये नो डाउट एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, लॉन्ग क्वेश्चन। उसके साथ साथ स्टूडेंट्स इसमें से आप इजीली एमसीक्यूज़ जो हैं वो एज अ होम असाइनमेंट सेपरेट कर सकते हैं। होपफुली ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। ये वर्क फॉर डे
8 का आज हमारा डे था जो हमने कंप्लीट किया। एंड अच्छी तरह समझने के बाद मेरा यकीन है कि आप इसमें से MCQs भी सेपरेट कर लेंगे और इस टॉपिक को याद भी कर लेंगे। तो इस तरह स्टूडेंट्स आज हम अपना वर्क फॉर डे 8 यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच।